गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें लेकर हम हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले करते हैं रुख इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का, जो उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल 53 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंजियाल श्रीनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह को चक्राता से मैदान में उतारा गया है। शुक्रवार को ही पार्टी में शामिल हुए हरक सिंह रावत का नाम पार्टी की पहली सूची में नहीं है। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नाम का भी जिक्र नहीं है, जबकि बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए यशपाल आर्य को बाजपुर से मैदान में उतारा गया है। वहीं उनके बेटे संजीव आर्य को नैनीताल से टिकट मिला। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन ना तो उस लिस्ट में हरक सिंह रावत का नाम है और ना ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम है। रुक करते मेरे सहयोगी अभिषेक फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक। सबसे पहले मेरा सवाल यह है, क्या हरक सिंह रावत को टिकट मिल भी रहा है या नहीं, और हरीश रावत को लेकर पार्टी क्या अभी भी ऊहापोह में है? देखिए, कांग्रेस की ये लिस्ट अपने आप में बहुत सारी बातें और बहुत सारी कहानी बताती है कि 53-59 के सामने, यानी भाजपा ने जो 59 नामों की घोषणा की है, उसके सामने 53 नामों की घोषणा करके भाजपा को उसने ये जताने की कोशिश की है कि जो तुम रणनीति खेल रहे हो, उस रणनीति को हम भी समझ चुके हैं, और उसी लिहाज से 59 के सामने 53 को उतारा गया है। रही हरीश रावत और हरक सिंह रावत की बात, तो ये दोनों बड़े नेता हैं, और दोनों बड़े नेताओं के लिए जैसे डोईवाला सीट अभी तक भाजपा ने भी खोले नहीं है पत्ते डोईवाला सीट पे, तो डोईवाला सीट के लिए माना जा रहा है कि हरक सिंह को ही सामने लाकर खड़ा किया जाएगा। और रही बात हरीश रावत की, तो हरीश रावत अभी सबसे मुफीद जगह जहां कांग्रेस अपना गढ़ मानती है, उस गढ़ को देख रही है और तलाश भी रही है अभी भी कि कहां पर भाजपा अपने पूरे लोगों की जब लिस्ट जारी करेगी, उसी के बाद हरीश रावत और हरक सिंह रावत को अपनी अपनी जगह से खड़ा किया जाएगा। वैसे उम्मीद यही जताई जा रही है कि डोईवाला से हरक सिंह रावत होंगे, और आने वाले समय में अनुकृति जो उनकी बहू है जिसने कांग्रेस ज्वाइन किया है, उन्हें भी एक मजबूत तरीके से जहां से उन्होंने सीट मांगी थी, उस सीट से उन्हें टिकट देने की बात की जा रही है। जी ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि अभी तक हरक सिंह रावत और हरीश रावत की टिकट को लेकर पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं लिया। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहां पर लगातार बयानबाजियां तेज हो गई हैं, जिसकी वजह से एक के बाद एक बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह को पार्टी ने रायबरेली से उम्मीदवार बनाया। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता दें, कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह को पार्टी ने रायबरेली से उम्मीदवार बनाया है। अदिति सिंह का कहना है कि कांग्रेस कंफ्यूजन वाली पार्टी है। उनसे खास बातचीत की टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता अनुज मिश्रा ने। अदिति सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई विधायक अदिति सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस ने शुरू किया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये अभियान, उनके पोस्टर गर्ल जो हैं वो खुद कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, आप भी बीजेपी में शामिल हुई, क्या कहना है, क्या दिख रहा है आपको, क्या कुछ हो रहा है कांग्रेस पार्टी में? मेरा मानना है कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम ही है कन्फ्यूजन और कश्मकश। वो हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, उनको खुद क्लियर नहीं है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस हिसाब से उन्होंने टिकटें बांटी हैं, आई हैव नो आइडिया। और जहाँ तक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात है, ये पूरी तरीके से बस एक पॉलिटिकल स्लोगन है जो उन्होंने कहीं से सोचा है, और यदि वो वाकई गंभीर होते महिलाओं के उत्थान को लेके या महिलाओं को राजनीति में अपनी हिस्सेदारी देने के लिए, तो वो सबसे पहले इस चीज़ को पंजाब में लागू करते जहाँ वो सत्ता पक्ष हैं, या उत्तराखंड में लागू करते, या गोवा में आपने देखा होगा 28 कैंडिडेटों में बस 2 महिलाएं हैं, 10% से भी कम, 7% हुआ मोटा मोटा। तो मुझे नहीं पता कि ये इतनी दोगली पॉलिटिक्स क्यों बार बार करते हैं, हर चुनाव में करते हैं, और उनको क्यों ऐसा लगता है कि जनता कुछ समझ नहीं रही है, आई हैव नो आइडिया। बट बहरहाल जो भी इसका रिजल्ट होगा 10 तारीख को आपके सामने ही होगा। प्रियंका गांधी ने 2 दिन पहले बयान दिया, उन्होंने बाकायदा
ये कहा कि अगर मुख्यमंत्री के सवाल पर कि सबसे बड़ा चेहरा मैं हूँ, आज वो यू टर्न लेती हैं। उन्होंने कहा कि वो जल्दबाजी में या जिस तरीके से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे उसको लेकर उन्होंने ऐसा बोल दिया। मैंने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम है कंफ्यूजन। उनको खुद ही नहीं पता उनको क्या करना है, उनके शीर्ष नेतृत्व को नहीं पता उनको क्या करना है, और इसीलिए धीमे धीमे वी आर सीइंग अ मास एक्सोडस फ्रॉम दैट पार्टी। सब लोग पार्टी इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि जब आपके शीर्ष नेतृत्व को ही इतना कन्फ्यूजन है तो आप सोच सकते हैं कि पार्टी के अंदर और जो ज़मीनी उनकी रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड लेवल पे कितना कन्फ्यूजन है, कितना लोगों को, अपने प्रत्याशियों को वो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। और इस खबर के बाद चलिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट 1 मिनट न्यूज का, जिसमें हम 1 मिनट के भीतर आपको तमाम बड़ी और अहम खबरें बताते हैं। आज देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक होलोग्राफिक इमेज का इनॉग्रेशन करेंगे। 1 मिनट में पूरी खबर समझिए। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर ग्रेनाइट से निर्मित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है, ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि नेताजी की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। ये उनके प्रति भारत की कृतज्ञता का प्रतीक होगा। नेताजी की 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि इंडिया गेट और राष्ट्रीय समर स्मारक के बीच खाली पड़ी इस छतरी में नेताजी की प्रतिमा लगेगी। ये छतरी 6 दशक से खाली पड़ी थी। यहाँ पहले जॉर्ज पंचम की प्रतिमा था। 1968 में इसे हटाकर बुरारी के कोरोनेशन पार्क में भेज दिया गया था। तब से ये छतरी खाली थी। जब तक नेताजी की भव्य प्रतिमा नहीं बन जाती तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा ही लगाई जाएगी। और इस बार बीटिंग रिट्रीट से गांधी जी की जो सबसे पसंदीदा धुन थी उसे हटा दिया गया, जिसे लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने लगातार इसे आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी विरासत को खत्म कर रही है। 1 मिनट के भीतर इस पूरी खबर का मायने समझिए। महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन की धुन अबाइड विद मी इस बार बीटिंग रिट्रीट में सुनाई नहीं देगी। बीटिंग रिट्रीट के लिए 26 धुनों की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें अबाइड विद मी को शामिल नहीं किया गया है। इसे महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से एक दिन पहले यानी कि 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह के आखिर में बजाया जाता था। 1950 से लगातार इस धुन को बीटिंग रिट्रीट में बजाया जाता रहा है, लेकिन 2020 में पहली बार इसे समारोह से हटा दिया गया था। इस पर काफी विवाद होने के बाद साल 2021 में इसे फिर से समारोह में शामिल कर लिया गया। ये दूसरी बार है जब इस धुन को बीटिंग रिट्रीट से हटाया गया है। सेना की ओर से शनिवार को पूरे प्रोग्राम का ब्रोशर जारी किया गया। इसमें इस धुन का जिक्र नहीं है। इस लोकप्रिय गीत को हटाने का फैसला सरकार द्वारा इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति से शाश्वत ज्वाला को पास के राष्ट्रीय स्मारक में स्थानांतरित करने के बाद आया है। इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में विवाद होना तय है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में होंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। कैसा रहेगा उनका कार्यक्रम, आज पूरे दिन का 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दल अंतिम तैयारियों में लगे हैं। मतदाताओं को लुभाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में होंगे। सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे गाजियाबाद में साहिबाबाद विधानसभा के कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज मोहन नगर में घर घर संपर्क करते हुए चुनाव प्रचार करेंगे। साहिबाबाद के प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे गाजियाबाद के नगर निगम ऑडिटोरियम नेहरू नगर में घर घर संपर्क करके चुनाव प्रचार करेंगे। गाजियाबाद के प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ सीएम योगी यहां पर चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री बैठक में शिक्षा, साहित्य, व्यापार, चिकित्सा और इंजीनियरिंग क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों की अपेक्षाओं पर चर्चा करने के साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी बताएंगे। यूपी में 403 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान और 7वें चरण की वोटिंग 7 मार्च को होगी। वोटों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। और गृहमंत्री अमित शाह ने कल मेरठ में योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए अखिलेश यादव और मायावती को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने काम किया है तो जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखें। 1 मिनट के भीतर इस खबर का पूरा अपडेट लीजिए।
मेरठ में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। शाह ने अखिलेश यादव को खुली चुनौती दी है। शाह ने अखिलेश को 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर बहस की चुनौती दी है। इससे पहले हाथ में चुनाव प्रचार का पर्चा थामकर अमित शाह कैराना की गलियों में उतर गए, मतदाताओं के दरवाजे पर पहुंचे और लोगों से शाह ने 10 तारीख को कमल पर वोट डालने की अपील की। कैराना की गलियों में अमित शाह हर वर्ग के वोटर से मिले। डोर टू डोर कैंपेन के बाद अमित शाह कैराना के उन परिवारों से भी मिले जो पलायन का दंश झेल चुके हैं। कैराना में पलायन एक बड़ा मुद्दा है। पश्चिमी यूपी की कैराना सीट से प्रचार शुरू करने के साथ ही अमित शाह ने यहाँ एक एजेंडा सेट कर दिया है। शाह ने कैराना से फिर से 300 पार का दावा किया है। पश्चिमी यूपी किसानों की नाराजगी, पलायन के मुद्दे की वजह से कैराना इस चुनाव की हॉट सीट बन गया है। और कोविड के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ने 31 जनवरी तक तमाम राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में रैलियों पर रोक लगा दी है। हालांकि कुछ ढील दी गई है। पूरी रिपोर्ट में समझिए कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से कोविड के दौरान इलेक्शन पर काम कर रहा है। देश में 5 चुनावी राज्यों में अभी रैलियों और सभाओं पर बैन जारी रहेगा। चुनाव आयोग ने कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद शनिवार को यह फैसला लिया है। आयोग ने रैलियों सभाओं पर बैन 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। हालांकि आयोग ने बैन के साथ कुछ ढील भी दी है। आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन के लिए लोगों की संख्या 10 कर दी है, जो पहले 5 तक ही सीमित थी। इसके साथ ही फेज 1 के लिए राजनीतिक दल खुली जगहों पर 500 लोगों की लिमिट की गाइडलाइंस के साथ ही ग्राउंड की क्षमता का 50% की बैठक कर सकते हैं। वीडियो वैन का प्रचार के लिए इस्तेमाल खुली जगहों पर किया जा सकता है। खुले स्थान पर वैन को देखने के लिए 500 लोग जमा हो सकते हैं। हालांकि इस दौरान ट्रैफिक और लोगों को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। 8 जनवरी को 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाई थी। कहा था कि रिव्यू के बाद फैसला लेंगे। 15 जनवरी को रिव्यू के बाद बैन 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था। अब इसे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। बीते 7 दिन में चुनावी राज्यों में कोरोना का ट्रेंड मिक्स आया है। और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, लेकिन इस लिस्ट में ना तो हरक सिंह रावत का नाम है और ना ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर समझिए। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने 53 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई। लिस्ट में पार्टी के सभी 9 सिटिंग विधायकों को जगह दी गई है। वहीं खटीमा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ पार्टी ने भुवन चंद्र कापरी को मैदान में उतारा है। 3 महिलाओं को भी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% सीटें देने का ऐलान किया है। यूपी में महिलाओं को घोषणा के अनुरूप 40% सीटें दी भी जा रही है, लेकिन पार्टी उत्तराखंड में इस फार्मूले पर चलती नजर नहीं आ रही है। अगर 40% के फार्मूला से पार्टी चले तो 53 नामों में से कम 21 टिकट महिलाओं को मिलने चाहिए थे। इससे पूर्व सत्ताधारी दल बीजेपी ने 20 जनवरी को उत्तराखंड के लिए अपने 59 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुकी है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जबानी जंग जारी है। सिद्धू जो कि नेता है कांग्रेस, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में समझिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। एक दूसरे पर जमकर हल्ला बोला जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर राज्य के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। सिद्धू ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो राज्य को रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाना चाहते हैं, जो पंजाब की जनता होने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की पार्टी से कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सिद्धू ने ये भी दावा किया कि राज्य में इस बार आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाएगा। आगामी चुनाव में कांग्रेस की रोडमैप का जिक्र करते हुए सिद्धू ने कहा कि उनकी पार्टी के मॉडल से पंजाब के युवाओं को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस मोहाली को आईटी हब और स्टार्टअप सिटी बनाएगी। मोहाली को उत्तर भारत को सिलिकॉन वैली के रूप में विकसित किया जाएगा। कांग्रेस में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सिद्धू ने कहा कि उन्हें पार्टी पर पूरा भरोसा है और सभी नेताओं की खासियत का विश्लेषण करने के बाद ही आलाकमान इस पर फैसला लेगा। और गोवा में बीजेपी को एक और झटका लगा है। पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पारिकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। क्या थी उनके इस्तीफे की वजह 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में समझिए।
गोवा बीजेपी में टिकट बंटवारों को लेकर बवाल जारी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। पार्सेकर 2014 से 2017 के बीच गोवा के मुख्यमंत्री थे। उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। पार्सेकर आगामी गोवा चुनाव के लिए बीजेपी की घोषणा पत्र समिति के प्रमुख भी थे और पार्टी की कोर समिति के भी सदस्य थे। बीजेपी ने 14 फरवरी को गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 34 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी, जिनमें उनका नाम शामिल नहीं था। पार्टी ने उनकी मांद्रेम विधानसभा सीट के लिए मौजूदा विधायक दयानंद सोपते को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से पार्सेकर नाराज चल रहे थे। गोवा में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव है और 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। इससे पहले मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्कल पर्रिकर बीजेपी छोड़ चुके हैं और उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। पूरी खबर क्या है, 1 मिनट के भीतर समझिए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ताकि वो अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सके। सूत्रों के मुताबिक एसपी उन्हें रामपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। आजम खान अभी रामपुर से सांसद है। यह इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इससे पहले वे 9 बार रामपुर से विधायक रह चुके हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है। जब भी प्रदेश में सपा की सरकार बनी है, आजम खान कैबिनेट मंत्री जरूर रहे हैं। आजम खान ने योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार उन्हें आगामी चुनाव में प्रचार करने और भाग लेने से रोक रही है। इसके लिए वो तमाम तरह की तिकरमें कर रही है। आजम खान का आरोप है कि सरकार नहीं चाहती कि वो किसी भी सूरत में चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उन्हें यूपी चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत पर रिहा करे। आजम खान फरवरी 2020 से ही जेल में बंद है। इससे पहले उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को करीब 1 हफ्ते पहले ही सीतापुर जेल से रिहा किया गया। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भी करीब 43 मामले दर्ज हैं। और देश में कोविड का कहर अभी भी जारी है। बीते 24 घंटों की बात करें तो करीब 3,37,000 मामले सामने आए हैं और 15 दिनों में 21 गुना कोविड के मामले बढ़े हैं। पूरी रिपोर्ट 1 मिनट के भीतर देखिए। देश में जानलेवा कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की किलर रफ्तार ने देश में फिर से लोगों को डरा दिया है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,37,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 488 लोगों की मौत हुई है। देश में पॉजिटिविटी रेट अब 17.22% हो गया है। इस वक्त एक्टिव मामलों की संख्या 21,13,365 है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या अब तक 4,88,884 हो गई है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 161 करोड़ के पार हो चुका है। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, बंगाल, गुजरात, ओडिशा, दिल्ली और राजस्थान में कोरोना के एक्टिव केस सबसे ज्यादा है। देश में अब तक ओमाइक्रोन वेरिएंट से 10,050 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में हैं। हालांकि ज्यादातर लोग घरों में ही ठीक हो रहे हैं। अस्पताल जाने की नौबत कम आ रही है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार लोगों से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने और भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की अपील कर रही हैं। और दिल्ली और मुंबई में कोविड के आंकड़े अब डराने लगे हैं। मौतों की संख्या बढ़ने लगी है। दिल्ली की बात करें तो बीते 24 घंटे में करीब 45 लोग कोविड के शिकार हुए हैं। 1 मिनट के भीतर इन शहरों में क्या है कोविड का हाल, ये जानिए। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े नहीं थम रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 45 लोगों की जान गई है, जो इस लहर में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 5 जून 2021 को मौत का इतना बड़ा आंकड़ा दिल्ली में सामने आया था। तब 68 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई थी। पिछले सिर्फ 1 हफ्ते में अब तक 251 लोगों की मौत कोरोना की वजह से दिल्ली में हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,486 नए मामले सामने आए हैं, जो शुक्रवार के मुकाबले थोड़े बड़े हुए हैं। राहत की खबर यह है कि संक्रमण दर में गिरावट जारी है। संक्रमण दर घटकर 16.36% हो चुकी है। दिल्ली में आज भी वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। उपराज्यपाल के मुताबिक वीकेंड कर्फ्यू हटाने और बाजार से ऑड इवन खत्म करने का फैसला कोरोना के हालात को देखकर ही लिया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 46,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 48 लोगों की मौत हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा को लेकर एक बार फिर से स्टूडेंट से चर्चा करने वाले हैं। 27 जनवरी तक स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर एग्जाम वॉरियर्स यानी छात्रों से परीक्षा पर चर्चा 2022 करने वाले हैं। पीएम मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों से इसमें शामिल होने की अपील की है। परीक्षा पर चर्चा के 5वें सीजन में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 27 जनवरी है। छात्र, अभिभावक और शिक्षक mygov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रतिभागियों का चयन करने के लिए एक ऑनलाइन क्रिएटिव वायरिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। प्रतिभागियों को पहले mygov प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना होगा और फिर एक स्पेसिफिक थीम पर एक राइटअप जमा कराना होगा। क्लास 9, 10, 11 और 12वीं के छात्र रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र हैं। कोरोना महामारी के चलते परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का प्रारूप 2021 की तरह ही ऑनलाइन है। इस साल छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए अलग अलग विषय है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा है, परीक्षाएं आ रही है, इसलिए आइए तनावमुक्त परीक्षाओं पर हम सब मिलकर आपस में चर्चा करें। और 1 मिनट के भीतर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के बाद आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का। गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए अमित शाह ने बोला कि मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं। अमित शाह ने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर बहस के लिए कहा। शाह ने कहा कि उन्होंने सीएम योगी के 5 साल का हिसाब दिया है, अखिलेश भी अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दें। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, कल मेरठ में गृह मंत्री अमित शाह थे। वहां पर उन्होंने योगी सरकार का 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए अखिलेश यादव पर जोरदार हमला कहा। उन्होंने कहा कि 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करें। अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम 17 में आए और 17 में आकर उत्तर प्रदेश की जनता को कहा कि हम सबसे बड़े सूबे का विकास करना चाहते हैं, हमें आप आशीर्वाद दीजिए। और मित्रों, आप सभी ने आशीर्वाद दिया और 300 से ज्यादा विधायक के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और परिवर्तन का एक सिलसिला चालू। जैसा मैंने कहा, कोई भी राज्य के विकास की प्राथमिक शर्त है कि यहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक होनी चाहिए। जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होती है, ना शिक्षा में परिवर्तन आ सकता है, ना व्यापार बढ़ सकता है, ना उद्योजक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय किया और आज 5 साल के बाद मैं मेरा रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हूं। बहन मायावती और भतीजे अखिलेश को मेरा सार्वजनिक चैलेंज है, आप आंकड़े लेकर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने जाइए। सपा बसपा, सपा बसपा, बसपा सपा, 15 साल के शासन के आंकड़े क्या थे और आज क्या है? 2016 की अपेक्षा 2020 में डकैती में 70% की कटौती हुई है। और इन तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।